हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एबी टेक्निकल हब पर आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हल का सीरीज चल रहा है, जो कि न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में फिटर ट्रेड के सेकेंड सेमेस्टर 2018 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के पार्ट सेकेंड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 26 से 50 नंबर क्वेश्चन तक रहेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वीडियो में 25 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विस्ट ड्रिल्स और डिसिग्नेटेड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए डायमीटर, ऑप्शन बी टूल टाइप्स, ऑप्शन सी मटेरियल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रिल क्या होता है, वह ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है। क्या होता है कि जब किसी कंपोनेंट या जॉब को हमें तैयार करना होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको असेंबल करने की जरूरत पड़ती है। असेंबल में जब हम लोग नट, बोल्ट, स्क्रू या स्टड वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उनको मशीनी भागों में से होकर गुजारना पड़ता है। ऐसे के लिए हमें एक छिद्र की आवश्यकता पड़ती है तथा उस छिद्र को बनाने के लिए जिस विशेष टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ड्रिल बिट के नाम से जाना जाता है, जो कि कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल व ट्विस्ट ड्रिल। हम लोग बात करेंगे ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है कि उसे हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, जो कि हाई स्पीड पे ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक स्पाइरल ग्रूव्स बने होते हैं, जिन्हें फ्लूट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें ये सैंक के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, जो कि टेपर सैंक आता है, स्ट्रेट सैंक आता है। इसका जो डिसिग्नेट हम लोग करते हैं, निर्दिष्टीकरण करते हैं, वो डायमीटर पे करते हैं। उसका जो व्यास होता है कितना होगा, वो टूल किस टाइप का है, हार्ड के लिए है या नॉर्मल के लिए या सॉफ्ट के लिए, तथा उसका जो मटेरियल है वो किस मटेरियल का बनाया गया है, या हाई स्पीड स्टील का बनाया गया है या हाई कार्बन स्टील। तो इसका जो निर्दिष्टीकरण देते हैं वो तीनों टाइप से हम लोग देते हैं जनरली, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले मटेरियल को क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ये दिया गया है ब्लेंडर, ऑप्शन बी फ्लक्स, ऑप्शन सी स्लेग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड होता क्या है, उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग शॉप में करते हैं, जो कि रॉड या गोल तार की आकृति का बनाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ करके प्रयोग में लाते हैं, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रोड होल्डर से आर्क तक करंट पहुंचाने में किया जाता है। इसको फिलर मेटल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसकी बॉडी पर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि उसे ऑक्सीडाइजेशन से बचाना हुआ जो बेस मेटल होता है उसको पिघलाने में मदद करता है। इसकी जो फ्लक्स कोटिंग की जाती है वो 3 आधार पे की जाती है, लाइट कोटेड, मीडियम कोटेड व हैवी कोटेड, जो कि कार के ऊपर डिपेंड करता है हमें किस कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इज यूज टू रिमूव स्लैग्स फ्रॉम वेल्डिंग जॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है किसका उपयोग वेल्डिंग जॉइंट से स्लैग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए चिपिंग हैमर, ऑप्शन बी वायर ब्रश, ऑप्शन सी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन या ऑप्शन डी टोंग्स। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो वेल्डिंग जॉइंट बीड्स होता है उसके ऊपर जो स्लैग जम जाती है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें एक हैमर दिख रहा है, जिसे चिपिंग हैमर के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर एक वेल्डिंग बीड दिखाई गई है जिसमें ऊपर फ्लक्स की पपड़ी जमी है, उसको हटाने के लिए जो कि हम लोग चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे जो बीड होती है, जो फ्लक्स ऊपर जमे रहते हैं, उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया था चिपिंग हैमर, ऑप्शन बी वायर ब्रश, ऑप्शन सी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, ऑप्शन डी टोंग्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हेलिकल ग्रूव्स ऑन बॉडी ऑफ रीमर्स आर नॉन एज।
क्वेश्चन में पूछा गया है रीमर्स की बॉडी पर पाए जाने वाले हेलिकल ग्रुप्स को किसके नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फ्लूइड्स, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी हील, ऑप्शन डी रेसेस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रीमर क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। रीमर एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसको मोस्टली हम लोग जो पहले से ड्रिल किए गए होल होते हैं उनको फिनिश करना तथा थोड़ा इनलार्ज करने में उसका प्रयोग करते हैं। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसा होता है रीमर व उसके जो एलिमेंट्स होते हैं पार्ट्स के कैसे होते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें रीमर के एलिमेंट्स को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि एक मोस्ट टेपर शैंक रीमर को दर्शाया गया है। यहाँ पर इसके फ्लूट्स बने होते हैं, यहाँ पे रेसेस दिए गए हैं, शैंक है, ओवरऑल लेंथ इसकी दर्शाई गई, कटिंग लेंथ दर्शाई गई है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसमें जो ग्रूव्स बने हुए हैं उनको फ्लूट्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था फ्लूट्स, फेस, हील, रेसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लूट्स, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉल फ्लैट सरफेस इन बिटवीन कटिंग एज एंड द हील ऑफ ए रीमर इज नॉन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कटिंग एज तथा रीमर के हील के मध्य जो फ्लैट सरफेस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए फ्लूट्स, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी हील, ऑप्शन डी लैंड। तो आइए इसके एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसमें जो कटिंग सरफेस होता है वह कटिंग एज और सरफेस के बीच के मुख्य भाग को क्या बोला जाता है। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है जिसमें रीमर के एलिमेंट्स को दर्शाया गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका जो कटिंग एज है वह इसके जो हील है इसके बीच के फ्लैट सरफेस को यहाँ पे लैंड के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आइए इसके ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था फ्लूट्स, फेस, हील, लैंड। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रिडक्शन इन बॉडी डायमीटर टुवर्ड शैंक ऑफ रीमर इज नॉन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है रीमर के शैंक की ओर बॉडी के व्यास में कमी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फ्लूट्स, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी हील, ऑप्शन डी रेसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा रेसेस। उसकी जो लगातार कमी होती है उसे रेसेस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टेपर शैंक ऑफ रीमर कैन बी ग्रिपेड बाय। इसमें पूछा गया है रीमर के टेपर शैंक को निम्न के द्वारा ग्रिप किया जाता है। जो टेपर शैंक रीमर होता है वो उसका जो किस भाग को होल्ड किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फ्लूट्स, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी हील या ऑप्शन डी शैंक। तो रीमर का जो हम लोग भाग पकड़ते हैं ग्रिप करते हैं उसका शैंक ग्रिप किया जाता है, वो जो कि स्पंडल में ग्रिप किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा शैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ए स्क्रू थ्रेड इज डिसिग्नेटेड एज 1 इंच BSP थ्रेड इज 1 इंच BSP थ्रेड व्हाट 1 इंच इंडिकेट। क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्क्रू थ्रेड को BSP थ्रेड के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। इसमें जो 1 इंच है वो क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन दिया गया इसमें, ऑप्शन ए मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, ऑप्शन बी माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, ऑप्शन सी पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड, ऑप्शन डी होल डायमीटर ऑफ पाइप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसमें होल डायमीटर ऑफ पाइप। इसमें जो 1 इंच होता है BSP थ्रेड क्या होता है जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होता है जो कि पाइप पे काटे जाते हैं। तो इसमें 1 इंच जो इंडिकेट करता है वो होल डायमीटर ऑफ पाइप इंडिकेट करता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा होल डायमीटर ऑफ पाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स which range of grain size referred to as very fine। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज संख्याओं द्वारा इंगित किया जाता है। निम्न में से कौन सा बहुत महीन कड़ों के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 10 से 24,
ऑप्शन बी 30 से 60, ऑप्शन सी 80 से 180, ऑप्शन डी 220 से 600। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा 220 से 600। इसमें क्या होता है, जो एब्रेसिव ग्रेन साइज होते हैं उसका जितना नंबर ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसका जो ग्रेन होते हैं वो काफी ज्यादा फाइन हो जाते हैं, और उसका यदि नंबर घट रहा है तो उसका जो एब्रेसिव होते हैं वो काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा 220 से 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व दैट द फेस ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील बिकॉज शाइनी एंड स्मूथ और glazed after some use due to one of the reason stated below। क्वेश्चन में पूछा गया, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील कुछ उपयोग के बाद चमकदार, उसकी जो फेस होती है चमकदार, वह चिकनी हो जाती है। इसमें से कौन सा कारण है? ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए ग्रेड ऑफ व्हील इज टू हार्ड, उसका जो ग्रेड है व्हील का काफी ज्यादा हार्ड है। ऑप्शन बी ऑफ एब्रेसिव ऑफ द व्हील नॉट सुटेबल फॉर द पर्पज, उस उद्देश्य के लिए जो इसमें व्हील में एब्रेसिव दिए गए हैं वो सही नहीं है। ऑप्शन सी ग्रेन साइज इज टू कोर्स, उसका जो ग्रेन साइज है काफी ज्यादा मोटा है। ऑप्शन डी स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील इज टू ओपन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा ग्रेड ऑफ व्हील इज टू हार्ड, क्योंकि जो उसका ग्रेड काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो क्या होता है, जनरली हम लोग थोड़ा प्रयोग करते हैं उसका ग्राइंडिंग व्हील यूज करने के बाद उसकी जो फेस होती है वो स्मूथ और ग्लेज हो जाती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा ग्रेड ऑफ व्हील इज टू हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रेंज ऑफ अल्फाबेट रिप्रेजेंट सॉफ्ट ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील। क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से अल्फाबेट की कौन सी सिंबल सीरीज है जो कि ग्राइंडिंग व्हील में सॉफ्ट ग्रेन को प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए से एच, ऑप्शन बी आई से पी, ऑप्शन सी क्यू से टी, ऑप्शन डी टी से जेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा ए से एच। ए से एच जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉफ्ट ग्रेन साइज को, और आई से पी जो है वो की मीडियम ग्रेन साइज को प्रदर्शित करता है, और जो टी से जेड होता है वो हार्ड ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ए से एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, which of the following is a correct range for grain number of grinding wheel for coarse grain। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रेंज ग्राइंडिंग व्हील हेतु बहुत मोटे ग्रेन्स को प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 220 से 600, ऑप्शन बी 80 से 180, ऑप्शन सी 30 से 60, ऑप्शन डी 10 से 24। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी निकल के आएगा 10 से 24। इसमें जो काफी ज्यादा मोटे ग्रेन साइज होते हैं इसके एब्रेसिव के, वो कम नंबर होते हैं, और जितना उसका नंबर ऑफ बढ़ता जाएगा उसका ग्रेन जो साइज होता है वो काफी ज्यादा फाइन होता जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 10 से 20, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इंक्रीज। क्वेश्चन में पूछा गया, यह ड्रिल में क्लियरेंस एंगल में वृद्धि हो जाए तो क्या परिणाम होगा। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए पोर बेडिंग एक्शन, ऑप्शन बी बीक कटिंग एज, ऑप्शन सी रफ होल सरफेस, ऑप्शन डी इंक्रीज पॉइंट एंगल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा बीक पॉइंट एंगल। क्या होता है कि ड्रिल में जब हम उसका क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो उसकी जो पॉइंट एंगल है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। पॉइंट एंगल कम होने से जो उसकी कटिंग एज है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जो कि हार्ड मेटल का ड्रिल नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा कटिंग एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन। क्वेश्चन में पूछा गया, किसी उत्पाद के बारे में तब कहा जाएगा कि उसमें गुणवत्ता है जब इट शेप एंड डायमेंशन आर विथ इन द लिमिट्स, उसकी आकार व बीमा जो है सीमाओं के भीतर हो,
इट अपियर टू बी वेरी गुड, वो दिखने में काफी अच्छा हो। ऑप्शन सी, इट इज फिट फॉर यूज, वह उपयोग के लिए अनुकूल हो। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है द चॉइस ऑफ मटेरियल इज राइट, उसका जो मटेरियल का चुनाव किया गया है वो उपयुक्त हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा, इट इज फिट फॉर यूज, वह उपयोग के अनुकूल हो। क्योंकि हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो जो उपयोग के अनुकूल नहीं रहेगा तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, वो प्रयोग के आधार पर उचित रूप से हो, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर शॉर्ट मेटल। क्वेश्चन में पूछा गया आप नर्म धातु के लिए ड्रिल की कैसे पहचान करेंगे। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए बाय द लार्जेस्ट हेलिक्स एंगल, बाय द स्मॉल हेलिक्स एंगल, बाय द चीजल एज एंगल, बाय द पॉइंट एंगल व्हिच इज 90 डिग्री। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं हेलिक्स एंगल की कैसे पहचान करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें कुछ हेलिक्स एंगल दिखाए गए हैं जो कि मेटल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है 10 डिग्री से 30 डिग्री जो का प्रयोग करते हैं हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल का प्रयोग, उनको हार्ड मेटल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है जो कि 18 डिग्री से 30 डिग्री होते हैं जो कि नॉर्मल मेटल के लिए प्रयोग करते हैं उनका हेलिक्स एंगल वाले, जो कि 35 से 40 डिग्री हेलिक्स वाले एंगल होते हैं उनका प्रयोग सॉफ्ट मेटल की ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया था बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल, बाय द स्मॉल हेलिक्स एंगल, बाय द चीजल एज एंगल, बाय द पॉइंट एंगल व्हिच इज 90 डिग्री। तो सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोगों ने देखा वहां पे जो कि सॉफ्ट मेटल के लिए 30 से 35 एंगल दिया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल। सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोग लार्ज हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ व्हिच मटेरियल इन ए ग्रे कास्ट आयरन केस रिड्यूस्ड डक्टाइल। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रे कास्ट आयरन में किस मटेरियल की उपस्थिति के कारण उसकी जो डक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें ये होगा ग्रेफाइट। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है कि इसमें आमतौर पर जो ग्रेफाइट होते हैं उसके पतले और छोटे छोटे काले गुच्छे के नुमा उसमें शामिल होते हैं। इन काले गुच्छों से कच्चा लोहा जो है ग्रे रंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्रे कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण जो इसकी डक्टिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये नरम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ये होगा ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच इज क्लोज टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। क्वेश्चन में पूछा गया है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी पिग आयरन, ऑप्शन डी स्टील। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी होगा रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या होता है, लोहे का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप होता है, इसमें 99.99% जो है शुद्ध लोहा होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी होगा रॉट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कटिंग लिप्स के पीछे दिए जाने वाला रिलीफ एंगल क्या कहलाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन बी हेलिक्स एंगल, ऑप्शन सी रेक एंगल, ऑप्शन डी चीजल एज एंगल। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो लिप होता है उसके पीछे जो एंगल दिया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें ट्विस्ट ड्रिल के एलिमेंट्स को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कटिंग एज है, कटिंग एज पे यहाँ पे लिप्स बना हुआ है। लिप्स के पीछे इसमें एंगल क्वेश्चन में पूछा गया था जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो लिप के पीछे एंगल बनता है उसे लिप क्लियरेंस एंगल के नाम से जाना जाता है। आइए इसके ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था लिप क्लियरेंस एंगल, हेलिक्स एंगल, रेक एंगल, चीजल एज एंगल। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए निकल के आएगा लिप क्लियरेंस एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज कंटेंट इनसाइड द बेल ऑफ कुपोला।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुपोला के कुएं के भीतर क्या पाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए मोल्टन आयरन, बी सॉलिड आयरन, ऑप्शन सी मोल्टन स्टील, ऑप्शन डी सॉलिड स्टील। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए होगा मोल्टन आयरन। क्या होता है कि जो कुपोला भट्टी उसमें होती है, उसका जो कुआं टाइप का बना होता है जिसको बेल के नाम से जाना जाता है, उसमें मोल्टन आयरन पाया जाता है जो कि पिघला हुआ लोहा होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए होगा मोल्टन आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कुपोला। क्वेश्चन में पूछा गया जो कुपोला की कार्य क्षमता की रेंज क्या होती है। इसमें दिखा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 20 से 40%, ऑप्शन बी 30 से 50%, ऑप्शन सी 40 से 60%, ऑप्शन सी 50 से 70%। तो कुपोला भट्टी क्या होती है, उसका जो उत्पाद होता है वो 30 से 50% उसकी जो एफिशिएंसी उत्पाद करने की क्षमता होती है। तो इसलिए इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा 30 से 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है What is the main source of high carbon steel material? क्वेश्चन में पूछा गया हाई कार्बन स्टील मटेरियल का मुख्य स्रोत क्या है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पिग आयरन, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी व्हाइट आयरन, ऑप्शन डी स्टील स्क्रैप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए निकल के आएगा, इसमें पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, जो कि स्टील का उत्पाद किया जाता है, काफी ज्यादा हाई कार्बन के सोर्स होते हैं। तो इसलिए इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए पिग आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी पिग आयरन, ऑप्शन डी स्टील। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो ब्लास्ट फर्नेस होती है वो भट्टी किस टाइप्स की होती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा एक फिगर के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है जिसे ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा जिसे ट्रोड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चार्ज और जो मटेरियल चिप्स वगैरह होते हैं वहां पे इसे डाला जाता है। आपको यहाँ हॉट एयर ब्लास्ट दिख रहा होगा जिसके माध्यम से गर्म हवाएं इसमें डाली जाती हैं। यहाँ पे टैप होल ऑफ आयरन दिख रहा होगा जो कि यहाँ मोल्टन से आयरन होते हैं जो कि पिघला हुआ लोहा पाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसको उद्देश्य क्या होता है, इसको किस मटेरियल से बनाया जाता है। जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इसको हम लोग उच्च इस्पात चादरों से बनाकर एक बेलनाकार रूप में ढांचा तैयार किया जाता है, जिसकी जो हाइट होती है वो लगभग 30 मीटर होती है और इसका जो व्यास होता है वो 6 मीटर से 10 मीटर तक रखा जाता है। जो कार पे डिपेंड करती है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पे किस उद्देश्य के लिए इसे भट्टी को लगाना है, वो 6 मीटर से 10 मीटर व्यास तक पाई जाती है। इसमें जो है भट्टी की भीतरी सतहों पर अग्निसाह ईंटें इसमें अंदर से लगा दिए जाते हैं जो कि हीट को इसमें ऑब्जॉर्व करके रखते हैं। तो आइए इसके ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य इसमें हम लोग पिग आयरन को तैयार करते हैं। आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन या स्टील। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो सी होगा पिग आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली। क्वेश्चन में पूछा गया जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको जनरल किस मेटल का बनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी कार्बाइड स्टील, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको हम लोग जनरल वर्क के लिए हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं, इसलिए इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा हाई स्पीड स्टील HSS। कार्बाइड वाले स्टील का जब हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें जो कार्बाइड टिप लगाई जाती है काफी ज्यादा हार्ड मेटल होता है, उसके उद्देश्य के लिए मास प्रोडक्शन में जो कार्बाइड टिप लगाई जाती है वहां पे उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरल वर्क के लिए हम लोग हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं, तो इसलिए इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा HSS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following is not a material handling equipment? क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से क्या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। ऑप्शन इसमें दिए गए, ऑप्शन ए क्रेन्स, ऑप्शन बी लिफ्ट, ऑप्शन सी टॉन्ग्स, ऑप्शन डी होइस्ट।
तो क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, क्या होता है कि इसमें मेटल को काफी ज्यादा उठाना होता है, यहाँ से वहां इसे ले जाना पड़ता है। उसमें क्रेन्स का यूज करते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं, वो हॉइस्ट का यूज करते हैं। हॉइस्ट क्या होता है, इसे जो वर्टिकल मेटल को उठाता है वो हॉरिजेंटल इसे ले जाता है। टोंग्स होता है जो कि सनासी के नाम से जाना जाता है, इसमें टोंग्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग गर्म जाप जो कि ब्लेथ स्मिशी में यूज करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी होगा, टोंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Which type of maintenance is not directly included in the total maintenance cost but might be a component of total cost? क्वेश्चन में पूछा गया जो निम्न में से किस प्रकार का जो अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से मेंटेनेंस लागत में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन वह कुल लागत में उसे शामिल किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए प्रिवेंटिव, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन, ऑप्शन सी प्रिडिक्टिव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी होगा ब्रेक डाउन। इससे क्या होता है, इससे जो मेंटेनेंस होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता, पर जो पूरा इसमें टाइम जो लगता है उसमें इसको शामिल किया जाता है, इसलिए इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा ब्रेक डाउन। तो आज हम लोगों ने सेकंड पार्ट के वीडियो को कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना व शेयर करना तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो डायरेक्ट पहुंचे। और ये टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।